आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ के चैप्टर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी को। क्या है? बायोलॉजी का चैप्टर 2, इसके पहले जैव प्रक्रम को पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वयन। प्रतिदिन प्रत्येक चैप्टर 1 बाई 1 आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके पहले का चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, या इसके लिंक को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया गया है। वहां से जाकर आप लोग प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये जो नोट्स दिया जा रहा है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, जिसको पढ़कर 95% आप लोग आसानी से ला सकते हैं। इससे बाहर आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए उतने ही सफिशिएंट है जितना आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वयन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, सभी को एक ही वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं। आप चलिए नियंत्रण एवं समन्वयन में। देखिए, नियंत्रण एवं समन्वयन क्या होते हैं। देखिए, एग्जाम के लिए अब समय बहुत कम बचा हुआ, इसलिए प्रतिदिन जो आपके लिए वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसको आप लोग देखा करिए, और उसमें से किसी भी प्रकार की आपको समस्याएं रहती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करिए कि किस प्रकार से समस्याएं कहाँ पर है, तो उसको हम एक अलग से आपको शॉर्ट्स वीडियो बनाकर उसके ऊपर हम आपके लिए अपलोड कर दिया करेंगे। तो हम लोग चलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। तो आप समझते हैं कि नियंत्रण क्या होता है, आखिरकार समन्वय क्या होता है। देखिए, शब्द क्या है? पहले नियंत्रण। अब कहा जाता है नियंत्रण, कहा जाता है कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन। अब हम देखते हैं कि नियंत्रण क्या। देखिए, पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति उत्पन्न गति को विशिष्टीकृत तंत्र द्वारा नियंत्रित करने की प्रक्रिया। देखो, सिंपल सा कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति किसके पास, जो सजीव प्राणी है, क्या कहते हैं, सजीव प्राणी में कुछ न कुछ क्या होती है। देखिए, सजीवों और निर्जीवों में कुछ अलग तरीके से जो भिन्नताएं पाई जाती है वो क्या करती है, तो वो का सिंपल सा कहा जाता है कि जो सजीव होती हैं उसमें एक सोचने व समझने तथा अपने शरीर को नियंत्रित करने की प्रतिक्रियाएं होती है। तो जो इसमें कहा जा रहा है वो प्रतिक्रियाएं किसके द्वारा होती है, वो हमारे मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती है। तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा अपने आप को एक गति प्रदान करना या अपने शरीर के लिए एक बैलेंस बनाना ही क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। अब कहा जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति, सिंपल सा है कि अगर हम जंतु में देखते हैं तो मान लीजिए मनुष्य हो गए तथा आप लोग मान लीजिए जानवर हो गए। तो इसमें कहा जाता है कि जानवरों में तथा मनुष्य में, इन दोनों में नियंत्रण होता है। लेकिन अब बात आती है सजीव में, किसमें, पादपों में। पादप में नियंत्रण की संभावनाएं तो होती है, लेकिन ये अपने शरीर को हार्मोन्स के द्वारा अपने आप को नियंत्रित करते हैं। तो इसके आगे वाले पार्ट में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार के एक पादप अपने आप को नियंत्रित करते हैं, और हम लोग धीरे धीरे क्रमशः पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक जंतु एक अपने शरीर का नियंत्रण करते हैं। तो अब हम चलते हैं, नियंत्रण हो गया। अब आगे क्या है, समन्वयन क्या है। देखिए, क्या है, समन्वय में उद्दीपन के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी जीव के विभिन्न अंगों का परस्पर सुसंगठित ढंग से कार्य करना समन्वय। देखिए, कहा जा रहा है कि सिंपल सा समन्वय। देखिए, अगर तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो उस कार्य को करने के लिए किस प्रकार से समन्वयन होना चाहिए। जैसे कहा जा रहा है कि ग्रुप में, ये सिंपल से देखिए, एक टूर्नामेंट में या कहा जाता है कि क्रिकेट के खिलाड़ी हो गए, मान लीजिए एक क्रिकेट के खिलाड़ी को
कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? एक कैप्टन करता है। कौन करता है? एक कैप्टन करता है। तो कहा जा रहा है कि कैप्टन एक तरीके से क्या हो गया, ये नियंत्रण का कार्य कर रहा है, लेकिन अब 11 खिलाड़ी में आपस में एक क्या है, समन्वयन है या तो सामंजस्य है, जिसको कहा जाता है समन्वयन। तो सिंपल सा कहा जाता है कि एक टूर्नामेंट को या कहा जाता है कि क्रिकेट मैच को जीतने के लिए इन दोनों की आवश्यकता उतनी जरूरी होती है जितना मैच को जीतने के लिए। तो कहा जाता है नियंत्रण और समन्वयन दोनों ही एक जीव के लिए ये क्या कहता है, दोनों ही एक जीव के लिए क्या कहता है, अहम भूमिका निभाता है। कैसे? जिस प्रकार से कहा जाता है कि हमारे शरीर को बैलेंस बनाने के लिए जैसे कहा जाता है कि मनुष्य दिमाग से सोचता है, तो कहा जाता है कि उसकी तंत्रिका तंत्र के साथ सोचता है, लेकिन उसका विभिन्न प्रकार के अंग जो होते हैं वो क्या कहता है, एक दूसरे का समन्वय स्थापित करते हैं। इसी को कहा जाता है समन्वय। अब देखिए अगला क्या है, उद्दीपक। उद्दीपक क्या है? वातावरण में परिवर्तन जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया दिखाते हैं और सक्रिय रहते हैं, उद्दीपक कहलाते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि जीव किसके द्वारा, वातावरण के अनुसार। जैसे कहा जा रहा है कि ठंड के मौसम में क्या है, ठंड के मौसम में, गर्म के मौसम में, बरसात के मौसम में, तो प्रत्येक जीव क्या कहता है, अपनी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया निभाता है। किसके अनुसार? सक्रिय होकर। कहा जा रहा है कि ठंड के मौसम में हम वातावरण के अनुसार ठंड के समय में क्या कहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, तो किसके द्वारा? ठंड में सक्रिय हो जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है उद्दीपक के रूप में कहा जाता है। तो सिंपल से क्या उद्दीपक? वातावरण में परिवर्तन जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया दिखाते हैं वह और सक्रिय रहते हैं, उसे उद्दीपक कहते हैं। उद्दीपक के प्रति जीवों की अनुक्रिया प्रायः उनके शरीर अंग की किसी गति के रूप में होती है। कहा जा रहा है कि जो उद्दीपक की प्रक्रिया होती है वो क्या उनके शरीर अंग की विभिन्न गति के रूप में होती है। अगला हम देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र। देखिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक जीव को नियंत्रित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता होती है। तो हम लोग एक एक करके तंत्रिका तंत्र को पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होती है? देखिए शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, और शरीर की सबसे छोटी और शरीर की सबसे बड़ी। देखिए लंबी कोशिका अलग हो गई और बड़ी कोशिका अलग हो गई और छोटी कोशिका अलग हो गई। इन तीनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि लंबी कोशिका कौन सी होती है मनुष्य के शरीर की, सबसे छोटी सबसे बड़ी कोशिका कौन कौन सी होती है। आगे देखिए क्या नियंत्रण, क्या तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में कहा जाता है कि तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र में देखिए सिंपल सिंपल सा क्या है, ऊतक। तंत्रिका तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है तथा तंत्रिका ऊतक एक क्या करता है, न्यूरॉन के बने होते। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार के प्रत्येक जीव की शरीर का निर्माण पहले किसी कोशिका से, कोशिका से ऊतक, ऊतक से ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र से अंग, फिर अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से फिर एक शरीर का निर्माण होता है। उसी प्रकार कहा जा रहा है कि एक तंत्रिका ऊतक का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कहा जाता है कि तंत्रिका के सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, उसकी न्यूरॉन्स कहलाती है। अब कहा जा रहा है कि यह कहा जाता है कि न्यूरॉन किसकी छोटी इकाई होती है? तो ये तंत्रिका तंत्र की छोटी इकाई होती है। आगे देखिए देखिए एक क्लास आपके लिए पूरा का एक रिवीजन के थ्रू है, ना कि आपको डीप में। अगर डीप में पढ़ना है तो इसके संबंधी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। आगे हम देखा जा रहा है कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना क्या होती है। देखिए एक न्यूरॉन्स की संरचना किस प्रकार से होती है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका अत्यधिक जटिल तथा सबसे लंबी। कहा जाता है कि तंत्रिका कोशिका सबसे जटिल तथा सबसे लंबी, लगभग में कितना 1.5 मीटर से लेकर 4 मीटर तक लंबी होती है। कहा जा रहा है कि तंत्रिका तंत्र की जो लंबाई होती है लगभग में 1.5 मीटर से लेकर 4 मीटर लंबी होती है तथा इसकी संरचना कैसी होती है? बहुत ही जटिल होती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूणी अवस्था में एक न्यूरोप्लास्ट से बनती। कहा जा रहा है कि भ्रूणा अवस्था में या भ्रूणी अवस्था में जो जीव होते हैं उसकी तंत्रिका कोशिकाएं एक न्यूरोप्लास्ट से बनती है। अगला कार्य कि इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं यहाँ पर देखा जा रहा है कि देखिए 3 भाग
देखिए 3 भाग कोशिका काय, जिसे साइटोन कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं तथा एक्सॉन कहते हैं। सिंपल सा है कि आपके तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? साइटोन होते हैं, डेंड्रॉन हो गया तथा एक्सॉन होते हैं। अब इसके सबसे एक एक कर सभी भाग को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए आगे, उस प्रक्रिया को कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्रक्रिया को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे दीजिए कि कहा जा रहा है कि प्रत्येक जीव में जो अनुक्रियाएं होती है वो किस प्रकार से होती है। तो उसमें मुख्य रूप से 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 5 चरण। 5 चरण में देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये प्रत्येक जीव में जो जंतु होते हैं सभी में ये 5 प्रक्रियाएं होती है। तो सबसे पहला कार्य क्या होता है? उद्दीपन का कार्य करते हैं। उद्दीपन क्या होता है अभी आप लोग को समझाया गया है। अब उसमें देखा जाता है ग्राही अंग, मतलब क्या, कुछ अंग ऐसे होते हैं जो उसको क्या कहते हैं, उद्दीपक को महसूस करते हैं। फिर उसके बाद ये जो महसूस करते हैं तो क्या करते हैं, ये संवेदना मार्ग के द्वारा किसको सूचना देते हैं? मस्तिष्क को देते हैं। फिर मस्तिष्क फिर क्या कहता है, ये प्रेरक मार्ग के द्वारा या कहा जाता है मस्तिष्क फिर किसको सूचना देती है? अपवाहक अंग को देती है। अब उसके बाद हमारे शरीर क्या कहते हैं, उसके प्रति अनुक्रिया महसूस करती है। अब सिंपल से देखिए, कहा जा रहा है कि हमारे शरीर में ऐच्छिक क्रियाएं होती है तथा अनैच्छिक क्रियाएं होती है। तो मस्तिष्क के में कुछ चीज काम कार्य को हम लोग इच्छा के अनुसार करते हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं हमारे क्या होती है, इच्छा के अनुसार नहीं होती है। तो वो क्रियाएं होती है। तो अब कहा जा रहा है कि उन क्रियाओं को करने के लिए 5 प्रावस्था होती है। और पहला का उद्दीपक, दूसरा ग्राही अंग, तीसरा मस्तिष्क, चौथा अपवाहक अंग, फिर पांचवा अनुक्रिया होती है। तो मतलब उद्दीपक से अनुक्रिया के बीच में कितनी प्रावस्था होती है? 3 प्रावस्था होती है। कौन कौन से? ग्राही अंग, मस्तिष्क तथा अपवाहक। मतलब बीच में मस्तिष्क होता है, मतलब बीच में सूचनाएं आती है, फिर सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती है, फिर सूचना को ही पहुंचाने का कार्य किसका होता है? मस्तिष्क का होता है। अब देखिए सिंपल सा है, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों को ज़रूर भेजिए, और किस प्रकार से कैसे क्लास लगती है इसकी प्रतिक्रिया को भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो अब हम लोग देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र के मुख्य रूप से 3 भाग हमको हम लोग देखे हैं, साइटन था, डेंड्रॉन था तथा एक्सॉन था। अब हम इसकी संरचना को एकदम अच्छे से समझते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार। देखिए कहा जा रहा है कि जो तंत्रिका क्या है, कोशिका का या साइटन होते हैं। देखिए यहाँ पर साइटन को देखा जाता है कि देखिए क्या है, साइटोन या कोशिका काय। कोशिका काय कहा जा रहा है कि देखिए अब पूरी संरचना को देखा जा रहा है तो इसमें देखिए क्या दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पर आपका कोशिका काय है। तो नंबर 1 भाग बोला गया कोशिका काय। कोशिका काय देखिए यहाँ पर केंद्रक है, केंद्रक के चारों तरफ क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव पाया जा रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो कोशिका काय होती है यह तंत्रिका कोशिका का क्या होता है? मुख्य भाग होता है। देखिए जहाँ पर केंद्रक होता है, केंद्रक किसी भी कोशिका का मुख्य भाग होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका तंत्र के जो न्यूरॉन की संरचना होती है, न्यूरॉन्स में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? कोशिका काय का होती है। जिसको कहा जा रहा है कि यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होती है तथा इसमें एक केंद्रक व चारों ओर, कहा जा रहा है एक केंद्रक होता है तथा इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है? इसके चारों तरफ कोशिका द्रव होता है जो प्रोटीन युक्त, क्या कहता है, एक प्रकार की प्रोटीन युक्त निशिल की कण के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? निशिल की कण, या कहा जाता है अगला देखिए क्या, निशिल के कण क्या होते हैं? निशिल की कण के द्वारा बने होते हैं। या कहा जाता है कि निशिल के कण कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स के पहले किसमें? केंद्रक में, या तक कहा जाता है कि कोशिका काय के भागों में पाया जाता है जो केंद्रक तथा कोशिका द्रव के बीच में मौजूद होता है, जिसे निशिल की कण कहा जाता है। तो एक कहा जाता है एक न्यूरॉन्स के सबसे मुख्य भाग होते हैं। दूसरा देखा जा रहा है डेंड्रॉन। क्या है? डेंड्रॉन क्या होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए डेंड्रान कहा जा रहा है कि जो डेंड्रान होता है, देखिए आप लोग डेंड्राइट कहाँ पे है यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए डेंड्रॉन्स जो होते हैं, अब डेंड्रॉन्स को देखिए, डेंड्रॉन्स होते हैं, डेंड्रॉन्स को एक और नाम से हम जानते हैं, क्या कहलाता है? वृश्चिकाय।
अब वृक्षिकाय का तात्पर्य यहाँ पर यह है, देखिए ये वृक्ष की जड़ के समान संरचना दिखाई देती है। क्या है? ये वृक्ष की जड़ के समान देखिए संरचना ये जो दिखाई दे रही है, ये सभी के सभी क्या होती हैं? डेंड्रॉन्स होते हैं, या इसी को वृक्षाकाय कहा जाता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि यह कोशिका काय से निकल कर क्या कहते हैं? यह कोशिका काय से निकले प्रवर्धक होते हैं जिनमें अनेक शाखाएं मौजूद होती है। अब देखिए कहा जा रहा है कि वृक्ष के समान संरचनाएं जो न्यूरॉन्स में मौजूद होती है, ये सभी के सभी क्या करते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। और न्यूरॉन्स के बीच में क्या होता है? डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉन के बीच में अनेक शाखाएं जो बटी होती है, इसी को डेंड्राइट्स कहा जाता है। कहा जा रहा है देखिए केंद्रक के या कहा जाता है कि कोशिका काय के भागों के अलग अलग शाखाएं बटी होती है जिसे डेंड्रॉन्स कहते हैं, और डेंड्रॉन्स के भी अनेक शाखाएं होती है जिसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से मुख्य दो भाग हो गए, कौन कौन से? साइटोन हो गए और डेंड्रॉन हो गए। अब तीसरा हम लोग चलते हैं एक्सॉन की ओर। अब देखिए एक्सॉन क्या होता है? देखिए नाम से यहाँ से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये आपके किसका भाग है? डेंड्रॉन्स का भाग है। तो अब ये जो संरचनाएं होती है, इसको हम लोग देखते हैं कि एक कोशिका का से क्या होता है? न्यूरेलेमा क्या होता है? न्यूरिलेमा में बंद लंबा होता है। कहा जाता है कि यह न्यूरिलेमा, देखिए यहाँ पर एक संरचना पाई जा रही है जो न्यूरिलेमा होती है। तो कहा जा रहा है कि कोशिका काय से न्यूरिलेमा में बंद लंबा मोटा व बेलनाकार प्रवर्धक होता है। देखिए ये जो संरचनाएं होती है सिंपल सा दिखने में समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से होती है। लंबा है, मोटा तथा बेलनाकार होता है। यह किसी ग्रंथि, पेशी या ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा है। कहा जाता है कि ये किसी भी पेशी से तथा कहा जा रहा है कि उसकी ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा होता है। अब ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है, आप लोग उसके नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मनुष्य के शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है। अब कहा जा रहा है कि एक्सॉन तथा न्यूरिलेमा के बीच में एक वसी पदार्थ होता है जिसे नोड ऑफ रेनवीर्स कहा जाता है। क्या? रेनवीर्स की नोड पर टूटा हुआ होता है। अब सिंपल सा समझ सकते हैं कि इस जो शाखाएं होती है, इन्हीं के द्वारा संवेदना एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पूरे की पूरी संरचना को किसके? न्यूरॉन्स की संरचना को स्पष्ट रूप से समझे। एक संरचना आपके एग्जाम पॉइंट अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस 1 से 2 बार इस संरचना को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में संरचनाएं भी आती है। तो कहा जा रहा है कि न्यूरॉन्स की संरचना का वर्णन करिए। तो न्यूरॉन्स की संरचना को आप लोगों को स्पष्ट रूप से सचित्र वर्णन करना है। तो न्यूरॉन्स की संरचना बनाने के बाद इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, कोशिकाकाय, वृक्षाकाय व तंत्रिकाक्ष होते हैं। या तो कहा जा सकता है कि इसे साइटोन, डेंड्रॉन तथा एक्सॉन होते हैं। इसकी किस प्रकार से भूमिकाएं होती है, इसको अब हम लोग अच्छे से समझे। अब हम लोग देखते हैं कि आगे की ओर कि इसको किस प्रकार से पीडीएफ क्या होता है, इसको अच्छे से कवर किया जाएगा। अब देखिए क्या है, अब देखा जा रहा है कि जो ग्राही होती है, क्या होती है? देखिए क्या है ग्राही? ग्राही क्या है? एक कोशिका कहा जाता है, एक कोशिका या कोशिका का समूह होता है जो एक विशेष प्रकार के उद्दीपन अथवा पर्यावरण में एक विशेष प्रकार के परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिसे ग्राही कहा जाता है। अब ग्राही के प्रकार क्या होते हैं? ग्राही के निम्न प्रकार हैं, जिसको नंबर 1 कर हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। तो अब देखिए कहा जा रहा है कि पहला क्या है? प्रकाशग्राही। प्रकाशग्राही क्या होता है? देखिए इसको हम लोग अच्छे समझते हैं। प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते, देखिए जो प्रकाशग्राही मतलब क्या? ऐसा शरीर का अंग जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, उसे प्रकाशग्राही कहते हैं। तो अब इस प्रकार से प्रकाशग्राही हो गया। तो इसके लिए मुख्य रूप से कौन सा प्रकाश के लिए आवश्यक होता है? आँख जो होता है, यह प्रकाश के समय ही ये अपनी क्या होता है? ये संवेदनशील होते हैं या अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है दूसरा ऊष्माग्राही। अब कहा जा रहा है कि शरीर का वह भाग जो ऊष्मा तथा ताप के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करता है, उसे कहा जाता है ऊष्माग्राही। तो इस संवेदना को व्यक्त करने के लिए ऊष्मा के कौन सा अंग पाया जाता है? तो इसके लिए आवश्यक त्वचा होती है।
नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ध्वनिग्राही। ध्वनि में कहा जा रहा है कि शरीर का वह अंग जो ध्वनि के प्रति अपनी संवेदना या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है उसे संवेदन क्या ध्वनिग्राही कहा जाता है। जैसे इसके लिए आवश्यक कौन सा होता है, हमारे शरीर का कान हो जाता है। लेकिन ये आप ठीक है, कान हो गया। अगला देखा जा रहा है कि घ्राणग्राही। घ्राणग्राही कहा जा रहा है कि गंध के प्रति कहा जा रहा है कि घ्राणग्राही मतलब क्या, गंध के प्रति संवेदना व्यक्त करने का कार्य किसका होता है, नाक का होता है। अगला कहा जाता है स्वादग्राही। स्वाद के प्रति अनुक्रिया या संवेदनशीलता व्यक्त करना किसका कार्य होता है, जीवा का होता है। इस प्रकार से ग्राही के आधार पर मुख्य रूप से निम्न 5 भाग थे। कौन कौन सा, प्रकाशग्राही, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। ऊष्माग्राही, ऊष्मा के प्रति संवेदनशीलता। ध्वनिग्राही, ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता। घ्राणग्राही, गंध के प्रति संवेदनशीलता। तथा स्वादग्राही, स्वाद के प्रति संवेदनशीलता होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, देखिए आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, त्वचा। अब ये 5 के 5 ग्राही ही आपके 5 तत्व या 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अक्सर का हम लोग सिर्फ नाम ही समझते हैं कि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। अब किस प्रकार से ये संवेदनशीलता होती है और क्यों पांचों अंग को अपना ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है, आप लोग समझ सकते हैं कि एक प्रकाशग्राही होती है, एक ऊष्माग्राही होती है, एक ध्वनिग्राही होती है, एक घ्राणग्राही होती है तथा एक स्वादग्राही होती है। आगे देखा जा रहा है कि ये सभी के सभी का कनेक्शन किसके साथ होता है, आपके मस्तिष्क के साथ होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तंत्रिका कोशिका के भाग। तंत्रिका कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं, इसमें देखा जाता है डेंड्रान। अब कहा जाता है जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती है उसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। दूसरा कहा जाता है कोशिका का जिससे होकर सूचनाएं क्या करती है, विद्युत आवेश की तरह यात्रा करती। कहा जा रहा है कि कोशिका काय क्या होती है, इसके ऊपर अभी आपको समझाया गया है। इसको थोड़ा समझिए कि इसमें इससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेश की तरह यात्रा करती है। अगला कार्य एक्जान क्या होती है, जहां इस आवेश का परिवर्तन रासायनिक संकेत के में किया जाता है जिससे यह आगे संचारित हो जाता है, इसे एक्जान कहा जाता है। तो मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र के या न्यूरॉन्स की जो संरचनाएं थी इसको स्पष्ट रूप से समझे। अब इसके ऊपर क्या थोड़ा सा आपके क्या मुख्य रूप से क्या भाग होते हैं, उसके क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझे। लेकिन जब न्यूरॉन्स के बारे में आता है तो आपको कोशिका काय या साइटोन, डेंड्रॉन तथा एक्सॉन के रूप में स्पष्ट रूप से आपको समझा दिया गया है। इसकी संरचना को बनाकर इसमें को कुछ पॉइंट को लिख देने से आपका कॉपी की लिखावट भी सुंदर हो जाएगी, प्लस आपको जो कॉपी होगी इसको एग्जामिनर को अधिक से अधिक प्रभावित भी करती है। अब देखिए कहा जा रहा है कि नोट्स है क्या, अगला देखिए क्या नोट देखिए, दो तंत्रिका के बीच जहाँ से ये आपस में जुड़ते हैं या सदैव बहुत ही छोटे रिक्त स्थान होते हैं जिसे अंतर्ग्रहण या सिनेप्स कहा जाता है। कहा जा रहा है कि दो तंत्रिका के बीच के भाग को जो रिक्त स्थान होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है या इसी को अंतर्ग्रथन कहा जाता है। सिंपल से समझिए कि सिनेप्स क्या है, दो तंत्रिकाओं के बीच क्या हो जाता है, दो तंत्रिकाओं के बीच एक छोटा रिक्त स्थान होता है जिसे सिनेप्स कहा जाता है। आगे देखिए क्या है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहते हैं। देखिए सिंपल सा है, जैसे कोशिका की परिभाषा को हम लोग देखते हैं तो कोशिका को कहा जाता है जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। तो सिंपल सा सेम शब्द वही रहेगा, बस क्या तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जा रहा है। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहा जाता है। अब क्या देखा, तंत्रिका कोशिका के प्रकार कितने हैं, तो तंत्रिका कोशिका के मुख्य रूप से 3 भाग है। कौन कौन से, यहाँ पे देखते हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका या बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका होती है। या कहा जा सकता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स या तो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि संवेदी तंत्रिका कोशिका या सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। इसमें देखिए संवेदनाओं को शरीर के विभिन्न भागों में मस्तिष्क की ओर ले जाने का कार्य किसका होता है, ये
संवेदी तंत्रिका का होता है। कहा जा रहा है कि ये अंग में संवेदना को ग्रहण करते हैं तथा तंत्रिका कोशिकी तंत्र या मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि प्रेरक तंत्रिका कोशिका या मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है कि यह मस्तिष्क से आदेशों को पेशियों तक ले जाते हैं। कहा जा रहा है कि देखिए संवेदी तंत्रिका कोशिका का कार्य था इस शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाते हैं। और फिर क्या कहता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका ये मस्तिष्क से पूरी पेशियों में सूचनाओं को पहुंचाते हैं। अब कहा जा रहा है कि बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर तथा मस्तिष्क से पेशियों को ले जाता है। कहने का मतलब इस संवेदनाओं को मस्तिष्क तथा मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाने का कार्य कौन करता है? बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिकाएं करती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि यहाँ पर तीनों प्रकार की घटनाएं घटती है। किसमें? हमारे मस्तिष्क में। तो संवेदी तंत्रिकाएं ये भी कार्य करती है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका ये भी करती है तथा बहुध्रुवी संवेदी तंत्रिका कोशिका इस शरीर से मस्तिष्क तक जाती है और प्रेरक तंत्रिका कोशिका ये मस्तिष्क से पेशियों तक पहुंचाती है। और जो बहुध्रुवी होती है, सिंपल सा बहुध्रुवी मतलब क्या? ये मतलब चारों तरफ एक गति करती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि यह ऐसी होती है जो मस्तिष्क के संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर तथा मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाने का कार्य किसका था? बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका का होता है। आगे देखा जा रहा है कि तंत्रिका कोशिका के कार्य क्या होते हैं। तंत्रिका कोशिका के कार्य की ओर हम लोग देखते हैं। नंबर 1 है कि तंत्रिका कोशिका आपस में मिलकर श्रृंखलाएं बनाती है। कहा जा रहा है कि ये जो तंत्रिका कोशिका होती है ये एक दूसरे से मिलकर एक श्रृंखला का निर्माण करती है। ये उद्दीपन और प्रेरणाओं को विद्युत आवेश के रूप में द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, जिससे क्रिया तुरंत संपन्न हो जाती है। ये तंत्रिका कोशिका के मुख्य कार्य होते हैं। अब आगे देखिए क्या तंत्रिका आवेश क्या होते हैं। तंत्रिका आवेश के ऊपर हम लोग देखते हैं कि तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा रासायनिक या विद्युत संकेतों का प्रसारण तंत्रिका आवेश कहलाता है। कहा जा रहा है कि तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा रासायनिक या विद्युत संकेतों का प्रसारण तंत्रिका आवेश कहलाता है। अब कहा जा रहा है कि तंत्रिका आवेश के बाद युग्मानुबंधन। देखिए अब युग्मानुबंधन में क्या होता है कि वह संपर्क बिंदु जो एक न्यूरॉन्स के एक्सॉन की अन्य शाखाओं एवं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच बनता है, जिसे युग्मानुबंधन कहा जाता है। देखिए सिंपल सा है कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन, कौन सा? एक्सॉन का भाग हो गया एक्सॉन के दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रान तक, कौन सा? डेंड्रान तक के बीच क्या पाया जाता है? युग्मानुबंधन की क्रिया कहलाता है। या कहा जाता है कि एक्सॉन तथा डेंड्रॉन के बीच बनने वाले बंध को ही युग्मानुबंधन कहा जाता है। देखिए युग्मक शब्द जहाँ पर आएगा वहाँ पर मतलब जोड़े की बात किया जा रहा है, और बंध मतलब क्या है? जोड़ा। तो कहा जाता है कि युग्मानुबंधन तो एक एक्सॉन तथा दूसरे डेंड्राइट के बीच के बने बंध को युग्मानुबंधन कहा जाता है। अगला देखिए क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? तंत्रिका तंत्र में अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सबसे सरल रूप प्रतिवर्ती क्रिया है। क्या है? तंत्रिका तंत्र में अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सबसे सरल रूप प्रतिवर्ती क्रिया है, और यह वह क्रिया है जिसे हम यंत्रवत करते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं के द्वारा हम क्या करते हैं? सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिवर्ती करते। कहा जा रहा है कि
तंत्रिका तंत्र में अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सबसे सरल रूप प्रतिवर्ती क्रिया है और यह वह क्रिया है जिससे हम यंत्रवत करते हैं। कहा जा रहा है कि सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य या उसके प्रति अनुक्रिया तथा प्रतिक्रिया व्यक्त करना प्रतिवर्ती क्रिया का होता है। जैसे कहा जा रहा है कि गर्म प्लेट छू जाने पर हमारे हाथ क्या हो जाते, अचानक से दूर हट जाते हैं। यह क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण। कहा जा रहा है कि जो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हम अपनी इच्छा के अनुसार या सोच कर करते हैं, जिसे कहा जाता है कि ऐच्छिक क्रिया तथा अनैच्छिक क्रिया। अचानक से पैर के नीचे सांप आ जाना, हम बिना मस्तिष्क को सूचना पहुंचाए हम लोग क्या कहते हैं, कई कदम ऊंचाई पर उछल जाते हैं। तो क्यों, वो डर हो जाता है, जिसके कारण वो क्रिया कौन सी होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। वही कार्य होता है कि अचानक से प्लेट छू जाने से हमारा क्या दूर हाथ क्या होता है, दूर हट जाता है। एक किसका कार्य होता है, प्रतिवर्ती क्रिया का होता है। अगला कहा जा रहा है कि वे क्रिया जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हैं, वे सभी के सभी प्रतिवर्ती क्रिया होती है। या तो प्रतिवर्ती क्रिया को हम कह सकते हैं यह एक अनैच्छिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती, एक अनैच्छिक क्रिया होती है। यह क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। यह क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है, मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। अब कहा जा रहा है कि टहलना, वे क्रिया जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती है। अतः हम टहलना एक ऐच्छिक क्रियाएं होती है। यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। कहा जा रहा है कि मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होने वाली वही घटना होती है जो मस्तिष्क के इच्छा के अनुसार होती है। वे सभी के सभी ऐच्छिक होती है। जो कार्य मस्तिष्क की सूचना के अनुसार कार्य नहीं करती है, वहाँ पर प्रतिवर्ती क्रियाएं कार्य करती है, वहाँ वो क्रियाएं अनैच्छिक क्रिया होती है। आगे देखिए, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया गया मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। क्या, प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया गया मार्ग क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। अगला क्या है, प्रतिवर्ती चाप अनुक्रिया को शीघ्र होने देता है। कहा जा रहा है कि जो प्रतिवर्ती चाप होता है यह किसी भी अनुक्रिया को शीघ्रता से होने देता है। इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप के संबंध का स्थान वह बिंदु होना चाहिए जहाँ पर आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका एक दूसरे से मिलते हैं। कहा जाए आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका, मतलब एक तंत्रिका आ रही और एक तंत्रिका जा रही, मतलब एक दूसरे को जहाँ पर मिलती है उसी को कहा जा रहा है कि संपूर्ण शरीर की तंत्रिका मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है, जिसे प्रतिवर्ती चाप जिसे मेरुरज्जु से बनते हैं। ठीक है, अगला कहा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रिया। देखिए, आज हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से इतना कवर किए हैं कि तंत्रिका तंत्र तथा उसके संबंधी जितने भी तंत्रिका कोशिका के प्रकार थे तथा तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से कार्य करती है। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। ये आपके पार्ट 1 था। इसके पहले इसके नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 आएगा, जिसमें मानव मस्तिष्क तथा पादप संबंधी जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती है, सभी को ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने के कारण मतलब क्या हो जाता है, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो थोड़ा सा बोरियस लगने लगता है पढ़ाई में। तो इसलिए आप लोगों को हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में अच्छे से अच्छे नोट्स को आपके लिए प्रोवाइड किया जाए और अच्छा कंटेंट आपको भी दिया जाए। तो इसलिए आज इतना ही। कल मिलते हैं नए पार्ट, नए वीडियो, नए लेक्चर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।